वेलकम साथियों। आज हम पुनः लौटे हैं प्लेटो के दार्शनिक राजा को समझने के लिए। इससे पूर्व में हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को और प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत को समझा। आज हम प्लेटो के दार्शनिक राजा सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। उससे पूर्व हम देखते हैं कि किस प्रकार प्लेटो के दार्शनिक राजा पर आपके 20 शब्दों में, 50 शब्दों में, 200 शब्दों में क्वेश्चन बन सकता है। यह आपके एग्ज़ाम में किसी भी रूप में आ सकता है, तो आप उसको पूरे को समझ लें कि प्लेटो के दार्शनिक राजा कॉन्सेप्ट क्या था। सबसे पहले देखेंगे, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते अथवा राज्यों में दार्शनिक भावना तथा शक्ति नहीं आ जाती, तब तक राज्य अपने अभिशापों से मुक्त नहीं हो सकता। प्लेटो के इस कथन की व्याख्या करते हुए दार्शनिक राजाओं के शासन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्योंकि ये बड़े सवाल के हिसाब से लिखा हुआ है, तो अगर 20 शब्दों में, 50 शब्दों में आए तो आपको इसको प्रस्तावना को समझते हुए, लिखते हुए आप कर देना। हम आगे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार प्लेटो दार्शनिक राजा बनाता है, दार्शनिक राजा कैसे बनता है, दार्शनिक राजा कितना महत्व रखता है उसके दर्शन में। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में राजनीतिक विचारों का जो एक भव्य भवन खड़ा किया था या निर्मित किया था, उसके शिखर पर यानी कि सर्वोच्च चोटी पर कौन बैठा हुआ है? दार्शनिक राजा। क्योंकि दार्शनिक राजा ही बनाने के लिए उसने शिक्षा सिद्धांत दिया था, जिससे वो लंबी शिक्षा प्रणाली प्राप्त करके 30 वर्षों तक वो शिक्षा प्राप्त करेगा, 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त करेगा, उसके बाद वो क्या बनेगा? दार्शनिक राजा बनेगा। उसके बाद उन्होंने संपत्ति का और पत्नियों का साम्यवाद दिया। किसके लिए? राजा या सैनिक वर्ग के लिए उसने ये सिद्धांत दिया। तो उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, किसके? प्लेटो के। जो राजनीतिक विचार हैं उसके भव्य भवन के शिखर पर कौन बैठा हुआ है? दार्शनिक राजा। ये आपको समझना है। उसकी समस्त दार्शनिक, नैतिक तथा राजनीतिक धारणाओं, न्याय, सदाचार, शिक्षा, संपत्ति, पत्नियों के साम्यवाद, इन सब का अवसान कहाँ पर होता है? दार्शनिक राजाओं के शासन की धारणा में होता है। ये आपको समझना है। प्लेटो द्वारा नगर राज्यों के राजनीतिक जीवन की बुराइयों को दूर करने के उपायों के विचार के फलस्वरूप निष्कर्ष के रूप में क्या निकलता है? दार्शनिक शासक निकलता है। यानी दार्शनिक शासक उसने क्यों आवश्यक माना कि जो नगर राज्यों के राजनीतिक जीवन में जो बुराइयां फैली हुई थी, उनको कौन दूर कर सकता है? प्लेटो सोचता था कि उनको केवल दार्शनिक राजा ही दूर कर सकता है। जो नगर राज्यों में, एथेंस और स्पार्टा में जिस प्रकार की बुराइयां फैली हुई थी, उनको दूर करने के लिए दार्शनिक राजा नितांत आवश्यक है। वो कहता है, दार्शनिक शासक सर्वाधिक बुद्धि संपन्न, प्रजावान, निर्लिप्त, ज्ञानी व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए। शासन कैसा होना चाहिए? सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्ति द्वारा, प्रजावान व्यक्ति द्वारा, निर्लिप्त यानी किसी भी कार्य, ऐसे गलत कार्य में लिप्त व्यक्ति नहीं, ज्ञानी व्यक्ति द्वारा ही क्या होना चाहिए? शासन होना चाहिए। यह शिक्षित होना चाहिए, चरित्र में श्रेष्ठ होना चाहिए, दूरदर्शिता से संपन्न होना चाहिए। इसमें कोई निजी स्वार्थ या लाभ या हित की कामनाएं नहीं होनी चाहिए, और आत्मा के श्रेष्ठ गुणों से युक्त, सत्य का अन्वेक्षक और सत्यम शिवम सुंदरम का मूर्तिमय रूप होगा। कौन? दार्शनिक राजा। वो कहता है पूर्ण शिक्षित होगा, चरित्रों में श्रेष्ठ होगा, दूरदर्शिता से संपन्न होगा, कोई निजी स्वार्थ नहीं होगा, और उसके जो कामनाएं, हित होंगे वो कुछ नहीं होंगे उसकी। और आत्मा के सर्वश्रेष्ठ गुण, किस कौन सा गुण? सर्वश्रेष्ठ गुण, विवेक से युक्त, सत्य की मूर्ति, सत्यम शिवम का मूर्तिमय रूप कौन होगा? दार्शनिक राजा होगा। वो कहता है दार्शनिक शासक या शासकों को शासन करने की पूर्ण स्वतंत्रता एवं शक्ति प्राप्त होगी। यानी कि दार्शनिक राजा पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा, न तो विधि का होगा, न कानून का होगा, न प्रजा का होगा, किसी का कोई बंधन उसके ऊपर नहीं मानता। प्लेटो किसके ऊपर? दार्शनिक राजा के ऊपर। वे कानून, जनमत एवं परंपराओं के अधीन नहीं मानता है। किसको? दार्शनिक शासक को, कि कानून के ऊपर, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, जनमत का कोई प्रभाव नहीं है, परंपरा का कोई प्रभाव है नहीं है। लेकिन दार्शनिक शासन की यह निरंकुशता असीमित नहीं है। दार्शनिक शासक जन कल्याण के दायित्वों से बंधा हुआ है। हालांकि दार्शनिक शासक को वो कहता है पूर्ण निरंकुश नहीं है, वो अपने आप ही क्या है? जन दायित्वों से, जन कल्याण की भावना से प्रेरित है और उन्हीं बंधनों में
बंधा हुआ है। लेकिन फिर भी प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है पूर्ण निरंकुश ही माना जाएगा। जब कानून का ही उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, जब उसके ऊपर जनमत का ही कोई दबाव नहीं है, परंपराओं का ही कोई दबाव नहीं है, तो दार्शनिक राजा क्या है, पूर्ण निरंकुश है। और निरंकुश छोड़ने के पीछे भी उसका कारण है, क्योंकि वो मानता है कि राजा क्या है, दार्शनिक राजा बहुत ज्ञानी है, बहुत शिक्षित है, चरित्र में श्रेष्ठ है, किसी भी लाभ की और हित की उसकी कामना नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं है, उसकी कोई पत्नी नहीं है, उसके कोई बच्चे नहीं है। और जब व्यक्ति ऐसा होता है तो वो साधु की स्थिति में आ जाता है। जब उसका अपना कोई हित ही नहीं है तो वो क्यों धन कमाएगा, क्यों वो भ्रष्टाचार फैलाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को वो क्या छोड़ देता है, राज्य को जन कल्याण करने के लिए राज्य में उसको सर्वोच्च शक्तियाँ प्रदान कर देता है। आगे देखते हैं, दार्शनिकों का शासक निम्नलिखित मूल्य मान्यताओं पर आधारित है। प्लेटो कहता है कि दार्शनिकों का शासन इन मान्यताओं पर आधारित है। और वो मान्यताएं कौन सी है, शासन करने की एकमात्र योग्यता का आधार ज्ञान है। वो कहता है जो व्यक्ति ज्ञानी है वही शासन कर सकता है, जिसमें विवेक है केवल वही व्यक्ति शासन कर सकता है। दूसरा, एक आदर्श राज्य कुलीन तंत्रीय ही हो सकता है, वो न अन्य, यानी कि क्या कहता है, बहुत सारी अवधारणाएं चलती हैं राज्य को शासन चलाने के लिए, जैसे कुलीन तंत्रीय धारणा, राजतंत्रीय धारणा, प्रजातंत्रीय धारणा। तो वो कुलीन तंत्रीय शासन को सर्वश्रेष्ठ शासन मानता है प्लेटो, और कहता है कि शासक के ऊपर कानून के बंधनों का अभाव है, कोई कानून का बंधन नहीं होगा, वो पूर्ण स्वतंत्र होंगे, क्योंकि खुद से ही वो विवेकी हैं, वो ज्ञानी हैं, वो कोई ऐसा गलत कार्य करेंगे नहीं जिससे कि जनहित में कोई बाधा पहुँचे। कहता है प्लेटो दार्शनिक राजा पर 4 प्रतिबंध लगाता है। प्लेटो कितने प्रतिबंध लगाता है दार्शनिक राजा पर? 4 प्रतिबंध लगाता है। पहला लगाता है राज्य में धन और संपत्ति की अत्यधिक विषमता को बढ़ने से रोकेगा। कौन? राजा। राजा यानी कि समाज में एक ऐसा वातावरण तैयार करेगा कि कोई अधिक धनी नहीं हो और कोई अत्यधिक गरीब नहीं हो, धन का समान रूप से बंटवारा करेगा। दूसरा, राज्य का आकार इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसकी एकता और आत्मनिर्भरता खत्म हो जाए, यानी कि राज्य का आकार केवल इतना ही होना चाहिए कि उसकी एकता और आत्मनिर्भरता बनी रहे, यानी उसकी जनसंख्या सीमित होनी चाहिए जिससे कि उसमें कार्य करने में अधिक प्रभावशीलता बनी रहे। तीसरा कहता है न्याय की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, कि न्याय की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, यानी अपने गुणों के अनुरूप, यानी अपनी क्षमता के अनुरूप, अपने गुण के अनुरूप वो कार्य करता रहे, किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे, जिससे राज्य में न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। चौथा बताता है शासक द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, यानी वो कहता है कि जो शिक्षा व्यवस्था बताई गई है 6 से 20 वर्ष और 20 के बाद 30 वर्ष, फिर उसके बाद सांसारिक अनुभव 5 वर्ष का, उसमें राजा को किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देता है। कौन? प्लेटो। अब प्लेटो के आदर्श राज्य का अपन मूल्यांकन कर लेते हैं, या दार्शनिक राजा का मूल्यांकन कर लेते हैं। इस व्यवस्था में निम्नलिखित दोष हैं। दोष क्या है? प्लेटो दार्शनिक शासक को असीमित शक्ति देकर निरंकुश बना देता है, और जिससे निरंकुश बनते ही उसमें क्या हो जाता है, जब राजा निरंकुश हो जाएगा तो जनता के हितों के बारे में सोचे या नहीं सोचे, ये पूर्ण रूप से अपन नहीं कह सकते कि वो सही कार्य के लिए जनता के हितों के बारे में ही सोचेगा। जब उसके ऊपर कोई दबाव ही नहीं होगा तो वो अपनी मन मर्जी से निर्णय लेगा, तो वो जरूरी नहीं है कि वो शासक जनता के हित में हो ही हो। अगला है नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत हो जाता है। जब राजा को ही सब कुछ शासन करने की शक्ति प्रदान कर देता है, कोई हस्तक्षेप कर नहीं मानता उसके लिए, तो नागरिक को केवल क्या है, कानून का पालन करते रहना पड़ेगा, और वो केवल कानून का पालन करते रहता है, जिससे उसकी स्वतंत्रता और स्वविवेक का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट बताते हैं दोष के रूप में, दार्शनिकों का शासन प्रजातांत्रिक समानता के आधुनिक सिद्धांत के विरुद्ध है, यानी कि आधुनिक जो अपने समाज हैं, आधुनिक जो राज्य हैं, उनमें लोकतांत्रिक अवधारणा को सही सर्वश्रेष्ठ अवधारणा माना गया है, क्योंकि इसमें जनता का एक भाग होता है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि के माध्यम से ही शासन
होता है, और अगर प्रतिनिधि सही शासन नहीं करता तो जनता को उसको पद से हटाने का भी अधिकार होता है। लेकिन यहाँ इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रखता प्लेटो, और राजा को पूर्ण निरंकुश बना देता है। तो आज की जो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक अवधारणा है उसके नितांत विरुद्ध ये शासन व्यवस्था है। चौथा है, दार्शनिकों का शासन प्रतिनिध्यात्मक शासन का विरोधी है। मैंने आपको पहले बताया था लोकतंत्र विरोधी हो गया ये शासन। फिर क्या है, प्रतिनिध्यात्मक शासन का भी विरोधी है, यानी प्रतिनिधि, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और उसके माध्यम से शासन करती है। यहाँ केवल कुछ लोगों की एक कार्यकारिणी बनाता है कुलीन तंत्र के अंतर्गत दार्शनिक शासक, और उन्हीं के माध्यम से शासन करता है। और वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केवल दार्शनिक राजा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, उनकी मंत्रिमंडल और जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। जबकि प्रजातंत्र में क्या होता है, जो अपनी मंत्रिमंडल है वो जनता के प्रति भी उत्तरदायी है अपने कार्यों के लिए। दार्शनिकों का शासन असंतुलित और अहितकर भी है। अब असंतुलित तो इसलिए हो गया कि जब सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण कर दिया गया तो जनता का हित बचा ही नहीं, उसमें जनता की मांगों का पता ही नहीं चलेगा शासक को। शासक केवल अपने ज्ञान के आधार पर नियम बनाएगा और उनको लागू करवाएगा, और कोई लागू करने में कहीं कोई उनका विरोध करेगा तो उसका वो दमन करेगा। तो यह असंतुलित और अहितकर व्यवस्था लगती है दार्शनिक शासन की। अब अपन थोड़ा निष्कर्ष देख लेते हैं कि प्लेटो का वस्तुतः दार्शनिक शासन की जो कल्पना को वास्तविक रूप प्रदान करना सरल कार्य नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि इतिहास में आज तक कभी ऐसे दार्शनिक शासक नहीं देखे गए। बिल्कुल ठीक है, प्लेटो ने इतनी लंबी चौड़ी शिक्षा प्रणाली बनाई जिसमें व्यक्ति पढ़ता ही रहे, और पढ़ने के बाद भी उसका कार्य खत्म नहीं होता। क्या करता है फिर वो 5 वर्ष का सांसारिक अनुभव लेता है, फिर उसे परिवार से दूर कर दिया जाता है, उसे पत्नियों से दूर कर दिया जाता है, उसे निजी संपत्ति को अधिग्रहण करने का या कमाने का अवसर नहीं दिया जाता, उसे बिल्कुल निर्मोही टाइप का या निर्मोही जैसा बनाने की परिकल्पना करता है। कौन? प्लेटो। तो ऐसा कोई शासक आज तक इतिहास में नहीं देखा गया। तो जो ये कल्पनाशीलता की जो बात करते हैं, जिस यूटोपिया में प्लेटो अपने दर्शन में दार्शनिक शासन की बात करता है, ये वास्तविकता में आना बहुत ही कठिन कार्य था। धन्यवाद फ्रेंड्स। मुझे लगता नहीं कि आपको कोई अब दिक्कत आएगी इस टॉपिक को समझने में। आपको अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे साथ अपने नोटबुक में अपनी प्रॉब्लम्स को लिख लेना, फिर जब भी हम मिलेंगे, रूबरू होंगे, तो उन पे हम चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।